फ्रेंड्स, एमएसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट किए थे, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बात किए थे। तो आप लोग को उम्मीद है कि जो वीडियो था आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और मॉडर्न फिजिक्स जो है, जो आपके ये भी आपका फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन इसमें हम एटम से संबंधित सारे तथ्यों को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, अणु, परमाणु, नाभिक, समस्थानिक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एटॉमिक फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो चलिए उसी क्रम में हम लोग का आज का भी टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स से ही है और टॉपिक जो है एटॉमिक फिजिक्स ही है, परमाणु भौतिकी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं समभारिक, समस्थानिक, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि कोई तत्व होता है जिसका परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या, जिसे परमाणु भार कहते हैं, ये भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो समस्थानिक क्या होता है? यदि किसी तत्व के विभिन्न परमाणुओं के नाभिक में जो न्यूट्रॉनों की संख्या यदि अलग अलग हो तो ऐसे परमाणु जो होते हैं एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो आपका समस्थानिक परमाणु कहलाता है। समस्थानिक परमाणु जिसे आइसोटोप एटम भी कहते हैं। और आप एग्जाम्पल के रूप में जानते होंगे कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो तीन समस्थानिक में क्या क्या आ जाएंगे आपका? हाइड्रोजन में पहला जो होता है प्रोटियम, प्रोटियम को हम 1s1 से लिखते हैं। दूसरा है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम को 1s2 से लिखते हैं और ट्राइटियम को 1s3 से लिखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। और जो प्रोटियम होते हैं इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन पाए जाते हैं, सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रोटियम के नाभिक में पाए जाते हैं। और आपका जो ड्यूटेरियम होता है इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन जो ट्राइटियम होता है उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और एक आपका प्रोटॉन पाया जाता है ट्राइटियम के नाभिक में। तो ट्राइटियम के नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। इसीलिए इसको हम रेडियोधर्मिता भी कहते हैं। ये रेडियोधर्मिता भी प्रदर्शित करता है। और समस्थानिक के जो रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण इसके भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक। और आपको मैंने भी बताया था कि जो द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार जो होता है, ए जो होता है, इसको परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं। ये जो होता है ये प्रोटॉनों की संख्या जेड और आप न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो आपका परमाणु क्रमांक के समान होता है। परमाणु क्रमांक के बराबर आपकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग होता है। तो आपका ये जो होता है ए बराबर जेड प्लस एन होता है। ए जो है आपका द्रव्यमान संख्या और जेड जो है ये आपका प्रोटॉनों की संख्या, एन जो है आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या, ये हो जाता है आपका द्रव्यमान संख्या। और परमाणु क्रमांक जो निकालते हैं वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक किसी तत्व के जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर जेड, तो पी बराबर हम जेड भी कह सकते हैं या परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। तो आप लोग द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। ओके, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। समस्थानिक कहलाते हैं जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने के लिए किया जाता है? कार्बन के समस्थानिक, कोबाल्ट के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक, आयोडीन के समस्थानिक। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है, किसका प्रयोग हम करते हैं कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने के लिए, एज जानने के लिए। तो चलिए कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपको पता ही होगा कि जो हम कार्बनिक पदार्थ होते हैं या जीवाश्मों के जो हम आयु पता करते हैं उसके लिए हम कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। कार्बन 14 क्या होता है? ये कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो आपका जो कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने के लिए हम कार्बन के समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। और ये कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो है वो कितना वर्ष पुराना है ये चीज़ हम जानने के लिए कार्बन का यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? डायबिटीज,
एड्स, कैंसर, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किसके लिए करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग करते हैं वो आपका कैंसर के लिए करते हैं। तो कोबाल्ट 60 जो होता है ये कोबाल्ट के समस्थानिक होते हैं और ये आपके कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जो देखे होंगे फिर कीमोथेरेपी वगैरह जो होता है रेडिएशन के द्वारा जो घाव होता है उसको जला के छोटा कर दिया जाता है। ये आपका जो किरण होती है वो कोबाल्ट 60 होता है। ये कैंसर के उपचार के लिए यूज़ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम के समस्थानिक, कोबाल्ट के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, यूरेनियम के समस्थानिक। तो चलिए इसको भी आप लोग बता दीजिए कि जो आपका परमाणु भट्टी होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम एटॉमिक रिएक्टर भी कहते हैं। इसमें किसके समस्थानिक का यूज़ किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में आपका यूरेनियम यूज़ किया जाता है। यूरेनियम का समस्थानिक जो होता है यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम 235 का यूज़ हम परमाणु भट्टी में करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घेघा रोग के उपचार के लिए निम्न में से किसका समस्थानिक उपयोग किया जाता है। घेघा रोग आप जानते हैं कि आयोडीन की कमी से हो जाता है। ये हमारी थायराइड ग्रंथि जो होती है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलते रहते हैं और जो आयोडीन की कमी से हमारी ये जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल कर बड़ी हो जाती है, जिससे हमें घेघा नामक रोग हो जाता है। तो घेघा को ग्वाइटर भी कहते हैं। तो इसके उपचार के लिए हम किसका यूज़ करते हैं ये तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। आयोडीन, हाइड्रोजन, आर्सेनिक, कोबाल्ट। तो चलिए बताइए घेघा रोग के लिए क्या यूज़ होता है। तो आपका आयोडीन होता है। आयोडीन की कमी से आपको घेघा रोग हो जाता है। तो आयोडीन का जो समस्थानिक होते हैं उसको हम I-131 लिखते हैं। ये आपका जो आयोडीन 131 है ये घेघा रोग के उपचार के लिए यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्न में से किसके समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसके समस्थानिक का यूज़ होता है। आर्सेनिक, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सल्फर। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम आर्सेनिक के समस्थानिक का यूज़ करते हैं। आर्सेनिक का जो समस्थानिक होता है वो आपका आर्सेनिक 74 होता है। आर्सेनिक 74 होता है। इसका यूज जो होता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। और ट्यूमर आप जानते हैं कि जो कई ग्रंथियां मिल जाती हैं तो एक बड़ा गांठ के रूप में निर्मित हो जाते हैं, उन्हीं को हम ट्यूमर कहते हैं। छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं वो गांठ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वही एक रोग का रूप धारण कर लेता है तो ट्यूमर हो जाता है। वो आर्सेनिक जो होता है आर्सेनिक के समस्थानिक का ही प्रयोग करते हैं जिससे हमको ट्यूमर का पता चलता है। तो ये आर्सेनिक 74 होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको भी बता दें कि जो श्रृंखला अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में जो प्रयोग होता है वो हाइड्रोजन के समस्थानिक का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं जिसमें आपका प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम होता है। लेकिन जो आपका ये मंदक के रूप में यूज़ किया जाता है वो आपका ड्यूटेरियम होता है। तो आपका ऑप्शन कह रहे हैं इसमें आपका ड्यूटेरियम जो होता है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन परमाणुओं के परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो कहलाते हैं। समस्थानिक, संभारिक, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था समस्थानिक। समस्थानिक में आपका परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु क्रमांक समान था, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न था। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार समान हो। तो आप नाम से बता सकते हैं जिसमें परमाणु भार समान हो वो क्या हो जाएगा आपका परमाणु भार समान होगा तो समभारी हो जाएगा। तो परमाणु भार को समभारी को या आइसोबार भी कहते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो समान हो, उसे हम समभारी परमाणु कहते हैं। जैसे आप कैल्शियम और आर्गन को जानते होंगे। कैल्शियम का जो होता है कैल्शियम का आपका इसमें आपका 20 प्रोटॉन होता है और 20 आपका न्यूट्रॉन होता है। 20 प्रोटॉन और 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होता है तो दोनों मिला के 40। तो आपका कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है परमाणु भार जो होता है ये 40 होता है। इसमें 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार आप आर्गन को भी देख लीजिए। आर्गन का जो परमाणु भार होता है उसमें आपका 18 प्रोटॉन और आपका 22 न्यूट्रॉन होता है। 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन ये भी मिलके आपके कितने हो गए 40 हो गए। तो आपका देखिए आर्गन और कैल्शियम का जो है परमाणु भार समान हो गया और आपका जो परमाणु क्रमांक है ये इसमें भिन्न भिन्न हो गया। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है समभारी परमाणु। जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो वो आपका समभारिक हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप जानते हैं कि सोडियम भी है, मैग्नीशियम है, ये सारे जो है सम इलेक्ट्रॉनिक
भी सम इलेक्ट्रॉन के अंदर का आते हैं। ओके, और तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, समभारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। नाभिक का निर्माण करने में कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। द्रव्यमान ऊर्जा बंधन ऊर्जा के रूप में नाभिक के कणों को बांधे रखती है। एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला कह रहा है नाभिक का निर्माण करने में कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। ये आपका राइट है, द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। जब नाभिक का निर्माण होता है तो कुछ द्रव्यमान उसमें खत्म हो जाते हैं। जैसे किसी परमाणु के नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अभी मैंने बताया कि जो नाभिक का द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के अलग अलग योग के बराबर होता है। जैसे हम लोग बात किए हैं कैल्शियम की, जिसमें 20 प्रोटॉन और 20 आपके न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह इन दोनों का जो है अलग अलग द्रव्यमान के योग के बराबर होता है नाभिक का द्रव्यमान। और यह भी कह सकते हैं कि नाभिक का जो निर्माण करने में कुछ द्रव्यमान की भी क्षति हो जाती है, और यह जो क्षति होती है वो आपकी ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। और इसको जो आपका ऊर्जा होता है उसे हम E बराबर mc² के रूप में लिखते हैं। E बराबर mc², इसको आप जानते ही होंगे इस फार्मूले को। E जो होता है आपका, इसमें उत्पन्न ऊर्जा होता है, m जो होता है द्रव्यमान होता है, c जो होता है ये प्रकाश का वेग होता है। और इसे हम बंधन ऊर्जा के रूप में भी नाभिक कणों को बांधे रखते हैं। यह ऊर्जा जो होती है E बराबर mc² जो होती है एक बंधन ऊर्जा के रूप में भी होता है, जिसे नाभिक के कणों को बांधे रखती है। तो इसमें आपका जो है दोनों राइट हो गया। तो पहला और तीसरा दोनों, ओके, पहला और दोनों राइट हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में कौन से सत्य हैं? आपको बताना इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, आइंस्टीन से पूर्व यह माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों परस्पर स्वतंत्र राशियां हैं जिनकी परस्पर कोई परिवर्तनीयता नहीं है। सेकंड है, नाभिकीय अपक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करती है। थर्ड है, एक व दो दोनों। फोर्थ है, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए आंसर दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो आइंस्टीन सबसे पहले ये मानते थे कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो होती है ये दोनों परस्पर स्वतंत्र राशियां होती हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित भी किया जा सकता है, और नाभिकीय ऊर्जा का जो मूल स्रोत यही ही था। और उन्होंने बताया कि जो यदि हम यम किलोग्राम द्रव्यमान की क्षत होने पर द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के वर्ग का अगर गुणा कर देते हैं तो वो जूल के बराबर ऊर्जा भी उत्पन्न कर देती है। यदि हम यम द्रव्यमान जो होता है आपको द्रव्यमान को यम से लिखते हैं और आपका प्रकाश का वेग का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका जो हो जाएगा जूल के ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। एनर्जी जो होती है उसका मात्रक जूल होता है, तो जूल के ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। ये इनका कहना था, ये आपके आइंस्टीन ने बताया था। E बराबर mc² का फार्मूला आइंस्टीन ने दिया था। और इन्होंने पहले सबसे आइंस्टीन ने कहा कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो है ये दोनों परस्पर स्वतंत्र राशियां हैं, मतलब दोनों अपने में स्वतंत्र हैं। द्रव्यमान की अपनी परिभाषा है, ऊर्जा की अपनी परिभाषा, और इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन बाद में आइंस्टीन ने यह भी सिद्ध कर दिया कि दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित हैं। ये एनर्जी और आपका द्रव्यमान जो है एक दूसरे से संबंधित है, और इसमें जो है द्रव्यमान को हम ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। द्रव्यमान को हम ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश के जो है वेग का हम गुणा कर देंगे तो एनर्जी में बदल जाएगी, और यही इसका नाभिकीय ऊर्जा का मूल स्रोत है। फिर इन्होंने कहा कि यदि हम यम किलोग्राम द्रव्यमान की क्षति होने पर यम जो होता है द्रव्यमान और प्रकाश के वेग का वर्ग जो होगा उससे यदि हम गुणा करेंगे तो जूल के बराबर हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस प्रकार जो होते हैं वो नाभिकीय अपक्रिया द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम का जो है पालन नहीं करते हैं। आपका जो नाभिकीय अपक्रिया होती है वो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण वही कि हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का ना उत्पन्न कर सकते ना ही ह्रास कर सकते हैं। तो आपका पहला जो दे रहा था कि आइंस्टीन से पूर्व यह माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों परस्पर स्वतंत्र राशियां जिसकी परस्पर कोई परिवर्तनीयता नहीं है। तो ये आपका राइट है। मैंने बताया कि आइंस्टीन से पहले माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा जो है दोनों स्वतंत्र राशियां हैं और इनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन बाद में आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो आपका पहला राइट हो गया। दूसरा है, नाभिकीय अपक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है। तो अभी मैंने बताया कि जो नाभिकीय अपक्रिया है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का पालन नहीं करती है, गलत है, क्योंकि नाभिकीय अपक्रिया जब होती है तो हमको एनर्जी मिलती है, और E बराबर mc²,
इस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का पालन करती है, इसमें लिखा करती है, बल्कि ये नहीं करती है। तो आपका इसमें ऑप्शन सेकंड जो है गलत हो जाएगा, तो केवल और केवल पहला सही हो जाएगा। और उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष यह भी कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आइंस्टीन का जो यह नियम दिए हैं E = mc², वह जो है वह फेल हो जाएगा और मात्रा जो है ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन बाद में उनकी यह धारणा भी गलत हो गई, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की भी यह धारणा गलत हो गई और आइंस्टीन का जो सिद्धांत था वही आपका लागू हो गया E = mc² का, कि इससे हम द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपका इसमें केवल और केवल पहला सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फास्फोरस 23 समस्थानिक का चिकित्सीय उपयोग क्या है? फास्फोरस 23 का समस्थानिक जो है उसका चिकित्सीय उपयोग क्या है? रक्त विकार के उपचार के लिए, ल्यूकीमिया के उपचार के लिए, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो चलिए बता दीजिए कौन सा हो सकता है। तो फास्फोरस 23 जो होता है इसका समस्थानिक जो होते हैं वो रक्त विकार के उपचार के लिए, रक्त में क्या क्या प्रॉब्लम है इसके उपचार के लिए भी हम करते हैं और ल्यूकीमिया के उपचार के लिए भी हम करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोनों राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक अस्थायी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उत्सर्जन करते हैं? आपका जो रेडियोधर्मी तत्व है वो नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए। रेडियोधर्मिता को हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं, तो क्या हो सकता है? तो रेडियोधर्मी क्या होता है? जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है उसमें प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होता है वो नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है और ऐसे तत्वों के नाभिक जो होते हैं वो अस्थायी नहीं रह पाते हैं और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए उनको लगातार अल्फा, बीटा और गामा नामक किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं और ऐसे तत्व को रेडियोधर्मी तत्व भी कहते हैं और इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो आपका इसमें जो है उपर्युक्त सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण तीनों का इसमें उत्सर्जन किया जाता है। और रेडियोधर्मी की जो खोज हुई थी वो अचानक ही हो गई थी। सन 1896 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुरल। उन्होंने क्या किया कि फोटोग्राफी फिल्म को काले पेपर में लपेट के रख दिया और वहीं पास में यूरेनियम धातु का अयस्क भी रख दिया। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि जब उन्होंने फिल्म को देखा तो फिल्म खराब हो गई थी। इससे उन्होंने सोचा कि निष्कर्ष निकाला कि जरूर इसमें ये जो पदार्थ है यूरेनियम जो है उसमें कोई विकिरण उत्सर्जित हुआ है जिससे ये फोटोग्राफी फिल्म जो है खराब हुई है, प्रभावित हो गई है। इसके बाद हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने 1898 में इस पर बहुत ही शोध किया। उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और पाया कि यूरेनियम के अलावा ऐसे बहुत से तत्व हैं जिसमें रेडियोधर्मिता पाई जाती है, जैसे थ्योरियम, पोलोनियम, रेडियम, ये सारे जो हैं आपके रेडियोधर्मिता, इसमें रेडियोधर्मिता पाई जाती है। तो और वर्ष 1902 में मैरी क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड में एक नए तत्व रेडियम को भी खोजा जो यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 गुना अधिक रेडियोधर्मी था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज की कैसे हुई। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज अचानक ही हो गई और फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुलर, उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म को काले पेपर में लपेट के रख दिया और पास में एक यूरेनियम धातु का अयस्क भी रख दिया। उसके बाद उन्होंने थोड़े टाइम बाद देखा कि ये पेपर या आपका जो है ख़राब हो गया, फोटोग्राफिक प्लेट जो है ख़राब हो गया। तब उन्होंने सोचा कि ये कैसे ख़राब हो गया, ऐसा क्या है। उन्होंने शोध किया तो पाया कि जो यूरेनियम की धातु वहाँ रखा है उससे कोई विकिरण जरूर उत्सर्जित हुआ है जिससे फोटोग्राफी ख़राब हो गया। उसके बाद इनके जो है हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने मिलकर इस पर प्रयास किया और उन्होंने पाया कि यूरेनियम के अलावा बहुत से ऐसे धातु हैं जिसमें रेडियोधर्मिता पाई जाती है। तो आपका इसमें रेडियोधर्मी तत्वों को नाभिक जो अस्थायी प्रदान करने के लिए उसमें हम अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? आपको बताना रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, आइंस्टीन, हेनरी बैकुरल, रॉबर्ट हुक। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड में एक नए तत्व रेडियम को खोजा? मैरी क्यूरी,
पावली एंडरसन युकावा। तो चलिए इसको भी मैंने आपको बता दिया, तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो अभी मैंने बताया कि जो रेडियोधर्मिता है उसकी खोज अचानक हो गई और सन 1896 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जो हेनरी बैकुरल ने फोटोग्राफिक फिल्म था उसको एक कागज़ में लपेट के रख दिए और वहीं पास में यूरेनियम धातु का अयस्क भी रख दिया। और जब इन्होंने फिल्म को देखा तो ख़राब हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ज़रूर इसमें से कोई विकिरण उत्सर्जित हुई है जिससे फोटोग्राफी फिल्म जो है प्रभावित हुई है, ख़राब हुई है। उसके बाद हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने मिलकर उस पर शोध किया और पाया कि यूरेनियम के अलावा ऐसे बहुत से धातु हैं जिसमें रेडियोधर्मिता पाई जाती है, जैसे थोरियम है, पोलोनियम है, रेडियम है इत्यादि। और वर्ष 1902 में मैरी क्यूरी ने यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड का जो फार्मूला होता है वो U3O8 होता है। इसमें एक नए तत्व रेडियम को खोजा जो यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियोधर्मी था। आपका ये जो पिच ब्लेंड है ये यूरेनियम से 30 लाख गुना अधिक रेडियोधर्मी है और इसका जो खोजे थे वो मैडम क्यूरी ने खोजा था। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है, रेडियोधर्मिता को ही कहते हैं, मापा जाता है किसके द्वारा? गीगर मूलर काउंटर द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दीजिए रेडियो एक्टिवता जिसे रेडियोधर्मिता कहते हैं उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, गीगर मूलर काउंटर द्वारा इसे नापा जाता है और इससे किसी स्थान पर किसी रेडियो पदार्थ की उपस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। और रेडियोधर्मिता के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज कैसे हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियम की अर्धायु होती है, रेडियम की अर्धायु कितनी होती है? 1920 वर्ष, 1950 वर्ष, 1820 वर्ष, 4.46 बिलियन वर्ष। तो चलिए बता दीजिए क्या होता है। तो अर्धायु क्या होता है? हाफ टाइम पीरियड क्या होता है? तो किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी समय विशेष पर उपस्थित जो परमाणुओं के आधे परमाणु जितने समय में विघटित हो जाते हैं उस समयावधि को या समय को तत्व की अर्धायु कहते हैं। यह प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व के लिए अलग अलग व निश्चित होती है। जैसे रेडियम की जो अर्धायु होती है वो 1950 वर्ष होती है। थोरियम की जो अर्धायु होती है वो 1.4 गुणे 10⁻18 वर्ष होती है। ये आपका थोरियम का होता है। और पोलोनियम का जो आपका अर्धायु होता है वो आपका होता है 1.0 × 10⁻⁻4 सेकेंड होता है, ये सेकेंड होता है। और आपका यूरेनियम 238 का जो होता है वो 4.46 बिलियन वर्ष होती है। तो आपका रेडियम का बताना था, तो रेडियम का जो अर्धायु होता है वो 1950 होता है। और फिर से बता दें अर्धायु हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? जब किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी समय विशेष में उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, परमाणु जो उपस्थित होते हैं वो अपने टाइम में जितने समय में वो अपने पूरे परमाणु का आधा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी तत्व का या किसी भी पदार्थ का परमाणु जो होता है उसमें अगर 20 है तो वो जितने समय में 10 हो जाएगी। परमाणु की संख्या 20 से 10 हो जाए तो जितने टाइम लगा है उनको 10 होने में, वही संख्या जो होती है वो अर्धायु कहलाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1950 सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरेनियम 238 का अर्धायु है, तो अभी मैंने बता दिया यूरेनियम 238 का अर्धायु क्या है। 2.23 बिलियन, 4.46 बिलियन, 1.4 बिलियन, 5.5 बिलियन। तो चलिए बता दीजिए यूरेनियम का अर्धायु कितना है। अभी मैंने बताया कि यूरेनियम की जो अर्धायु होती है वो आपका 4.46 बिलियन वर्ष होती है। यहाँ वर्ष रहेगा, 4.46 बिलियन वर्ष होती है। और आपका थोरियम का जो होता है 1.4 × 10⁻18 वर्ष होता है। पोलोनियम का 1.0 × 10⁻⁻4 सेकेंड होता है। तो आपका यूरेनियम 238 का बताना था, तो इसका जो है आपका अर्धायु 4.46 बिलियन वर्ष है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत आयु को परिभाषित कीजिए। औसत आयु को परिभाषित करना है। पहला है सभी परमाणुओं के जीवन कालों का योग बटे परमाणुओं की संख्या। सेकंड है सभी अणुओं के जीवन कालों का योग बटे अणुओं की संख्या। एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है औसत आयु। औसत आयु मतलब मीन लाइफ टाइम बताना है। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु
का क्या परिभाषा है ये आपको बताना है। तो किसी रेडियोधर्मी परमाणु जो होती है उसकी जो औसत आयु होती है सभी परमाणुओं के जीवन काल के योग को कुल परमाणुओं की संख्या से भाग दे देते हैं, जिससे हमको औसत आयु पता चल जाता है। तो औसत आयु टी बार बराबर होता है सभी परमाणुओं का जीवन कालों का योग बटे परमाणुओं की संख्या। तो आपका पहला जो है राइट हो जाएगा। और ये जो आपका होता है परमाणुओं की संख्या जो होती है पदार्थ के 6 नियतांक लेम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फार्मूला होता है टी बार बराबर 1/, इसको हम लेम्डा पढ़ते हैं, लेम्डा को 6 नियतांक भी कहते हैं। ये आप इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है औसत आयु के। यदि औसत आयु बढ़ेगा तो आपका 6 नियतांक कम होगा, ये 6 नियतांक बढ़ेगा तो औसत आयु अधिक होगा। इसका व्युत्क्रम का मतलब यही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। तो आपका इसमें जो है पहला जो है सही हो जाएगा। औसत आयु निकालना होगा तो सभी परमाणुओं के जीवन कालों का योग लेंगे और बटे कुल परमाणुओं की संख्या ले लेंगे तो आपका औसत आयु निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक होता है। रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक क्या होता है? बेकुरल, वायरल, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता दिया, रेडियो धर्मिता जिसे कहते हैं। तो चलिए उसके यूनिट की बात कर लें। यूनिट बता दीजिए क्या हो सकता है। तो जिस दर से किसी पदार्थ अथवा नमूने के नाभिक का क्षय होता है उसे हम पदार्थ की क्षय दर या सक्रियता दर कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो बेकुरल होता है। एक बेकुरल बराबर 1 क्षय प्रति सेकंड होता है। और इसके बड़े मात्रक जो होते हैं वो क्यूरी होते हैं और रदरफोर्ड होते हैं। और एक रदरफोर्ड बराबर 10/6, एक रदरफोर्ड बराबर 10/6 6 प्रति सेकंड होता है, 6 प्रति सेकंड होता है, या इसको हम वेकुरल भी कहते हैं। ये इसकी यूनिट है, इकाई है। जैसे मीटर का मीटर लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसी तरह से आपका जो रेडियो एक्टिवता है उसका मात्रक क्यूरी है, वेकुरल है, रदरफोर्ड है। और एक रदरफोर्ड बराबर 10/6 10⁻6 है, 6/सेकंड होता है, इसे वेकुरल भी कहते हैं। और एक क्यूरी बराबर होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो एक क्यूरी बराबर 3.62 × 10⁻10 बेकुरल इसकी यूनिट है। ओके, ये आपका जो होता है एक क्यूरी बराबर होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, बेकुरल। आपका रेडियो एक्टिवता की जो यूनिट होती है वो आपका बेकुरल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वांतरण को परिभाषित कीजिए। तत्वांतरण क्या होता है? किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना, किसी तत्व का तीसरे यौगिक में परिवर्तित हो जाना, किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना, किसी यौगिक का दूसरे यौगिक में परिवर्तित हो जाना। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए इसमें पहला और तीसरा सेम हो गया है, दोनों सेम हो गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 3 ही ऑप्शन में आप बता दीजिए, इसमें और इसमें बता दीजिए, ये आप हटा दीजिए। तो चलिए कौन सा ऑप्शन होगा? तत्वांतरण क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, आपको बताना है। तो किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना जो है ये तत्वांतरण कहलाता है। और सबसे पहले आपके सॉडी ने यह बताया कि बेकुरल किरण जिसमें अल्फ़ा और बीटा रेज होते हैं, बेकुरल किरण में आपके अल्फ़ा और बीटा रेज आते हैं, तो बेकुरल किरण का उत्सर्जन जो है अस्थायी नाभिकों में परिवर्तन का परिणाम होता है। और इसी के कारण रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का भी निर्माण होता है। जैसे आपका यूरेनियम, जिसमें यूरेनियम को हम 92 यूरेनियम 238 करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है, परमाणु भार 238 होता है। ये परमाणु में एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है और वह थोरियम के एक परमाणु में बदल जाता है। इसमें जब एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो आपका इसमें 90 थोरियम 234 हो जाता है। ओके, और आपको जानते हैं कि जो हीलियम का परमाणु क्रमांक हीलियम जो होता है उसी को अल्फा कण बोलते हैं, जिसमें 2 परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु भार 4 होता है हीलियम का। तो इसमें हीलियम की जब बमबारी करवाते हैं तो 92, एक मिनट फिर से देख लीजिए, जब आपका 92 यूरेनियम 238 होता है, इस पे जब हम 2 हीलियम 4 का बमबारी कराते हैं तो हमारा बचता है 90 थोरियम 234। जब आपका यूरेनियम 238 पे अल्फा कण का जो होता है 2 हीलियम और 4 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। तो जब इस पे हम बमबारी करते हैं तो ये जो होता है इसमें से 2 परमाणु घट जाता है, परमाणु क्रमांक में से 2 परमाणु घट जाएगा, परमाणु भार में से 4 की कमी हो जाएगी।
तो जब 92 से 2 हटाएंगे तो 90 हो जाएगा, और यूरेनियम 238 का जो परमाणु भार है उसमें से हम 4 की संख्या कम करेंगे तो आपका यहाँ पे 234 हो जाएगा। तो ये आपका थोरियम का हो जाता है। परमाणु क्रमांक थोरियम का 90 होता है और परमाणु भार 234 हो जाता है, तो एक परमाणु में बदल जाता है। तो यही आपका तत्वांतरण है। किसी तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाना जो होता है ये आपका तत्वांतरण होता है, और इसको हम अस्थाई से अस्थाई में परिवर्तित करते हैं। और बैकुलर किरण में जो आपके अल्फ़ा और बीटा रेज आ जाते हैं। अल्फ़ा किरण में अल्फ़ा कण जो होता है वो आपका हीलियम जो होता है वो आपके अल्फ़ा कण के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फ़ा 6 की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुलर, सॉरी रदरफोर्ड। तो चलिए बता दीजिए अल्फ़ा 6 की खोज किसने की थी? अल्फ़ा 6 की जो खोज है वो हेनरी बैकुलर ने किया था। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में रेडियो एक्टिव परमाणु से एक अल्फ़ा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके द्रव्यमान में 4 की कमी होती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। इस तरह जो अल्फ़ा कण होता है एक हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो अल्फ़ा कण है वो हीलियम के बराबर होता है, और जब हम अल्फ़ा कण की बमबारी करते हैं किसी पे तो उसमें जो उसका द्रव्यमान संख्या होता है उसमें 4 की कमी होती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाती है। और जो आपका एक अल्फ़ा कण होता है वो हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। अल्फ़ा कण की कुछ विशेषता होती हैं, जैसे अल्फ़ा कण पे 2 इकाई धनावेश और द्रव्यमान संख्या 4 इकाई होता है, और इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और हीलियम के नाभिक के समान होती है। इसकी जो गति होती है प्रकाश की 1/15 होती है। तो आपका इसमें अल्फ़ा 6 की जो खोज है वो आपके हेनरी बैकुलर ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग कुछ नई जानकारी भी प्राप्त किए होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, रिवीजन किया करें, जो ना समझ में आए उसे नोट कर लिया करें और बार बार पढ़ा करें ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।